नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। दशहरा बीत चुका था, लेकिन रावण दहन की चिराहीन गंध अभी भी फिजाओं में थी। इस बार मौसम की मेहरबानी ऐसी रही कि उत्तर भारत में कई इलाकों में रावण जलने से पहले डूब कर मर गया। लोग बाग अब दिवाली की उलझन में पड़े थे। सोने और चांदी के भाव ने उनके होश वैसे ही उड़ा रखे थे जैसे बिना एथेनॉल की मिलावट वाला पेट्रोल। इस उड़े उड़े वातावरण में दरबार फिर से लगा था। धृतराष्ट्र भी थे, संजय भी थे और तमाम दरबारी भी थे। धृतराष्ट्र किसी उधेड़बुन में थे। आर्यावर्त को लेकर थोड़ा बेचैन थे। संस्कृति और परंपरा में गिरावट की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। उन्होंने संजय से पूछा, और दशहरा कुशल पूर्वक निपट गया? संजय ने कहा, जी महाराज, कमोबेश गुजर गया। आपको तो पता ही है, रावण मायावी था, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। धृतराष्ट्र ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही धृतराष्ट्र ने ऐसा किया, संजय ने रावण की एक काल्पनिक कथा ठेल दी। रावण पूरी फुर्सत में था महाराज। दशहरे में जलने फूकने के बाद अब उसके पास पूरे 1 साल का वक्त था। मायावी तो वह था ही। एक दिन वह बोरियत से बचने के लिए छात्र का भेष धरकर वह पाठशाला में बच्चों के बीच जाकर बैठ गया। हिंदी की कक्षा चल रही थी। धृतराष्ट्र ने पूरी तवज्जो से संजय को सुनना शुरू किया। कक्षा में मास्टर ने छात्रों से कहा, जितने मुंह उतनी बातें। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। सारे छात्र दिमाग खुजाने लगे, लेकिन रावण को यह कहावत व्यक्तिगत हमला लगी। वह फनफनाता हुआ 10 सिर के साथ अपने ओरिजिनल गेटअप में आ गया और गुस्से से बोला, गलत मुहावरा है ये मास्टर। मुहावरा यह होना चाहिए कि। और यहाँ पर रावण थोड़ा सा ठिठक गया। उधर हिंदी का मास्टर इस अकस्मात संकट से सकपका गया। उससे कुछ बोलते न बना। कक्षा के बच्चे भी डर कर दाएं बाएं हो गए। संजय की कथा में धृतराष्ट्र की दिलचस्पी अब और बढ़ गई। रावण बोला, ये कहावत जानबूझकर मुझ जैसे राजा को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई है। आज से सही मुहावरा होगा, एक ही मुंह और अनेक बातें। मास्टर साहब ने किसी सिद्ध अवसरवादी की तरह चोला बदला। उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। भरी आंखों और द्रवित स्वर में बोले, क्या कह दिया राजन आपने। शिक्षा के क्षेत्र में यह युगांतकारी सुधार है। आपकी कहावत को दुनिया युगों युगों तक याद रखेगी। मैं बतौर गुरु आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में आपका जन्म होगा और आप आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इसके बाद स्कूल की घंटी बज गई और छुट्टी हो गई। धृतराष्ट्र आगे कुछ और सुनने की उम्मीद कर रहे थे। संजय चुपचाप उनका मुंह निहार रहे थे, यानी कथा समाप्त हो चुकी थी। तब धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसे कैसे कथा समाप्त हो गई? कलयुग में फिर क्या हुआ? और उस कहावत का क्या हुआ जो रावण ने कही थी, एक ही मुंह और अनेक बातें? संजय ने कहा, अच्छा वो। और इतना कहकर संजय ने एक वृत्त चित्र धृतराष्ट्र के सामने चला दिया। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। धृतराष्ट्र आंखों से देख तो सकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने आवाज से अंदाजा लगा लिया कि डंकापति बोल रहे हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि डंकापति अवतारी पुरुष हैं। तुम नहीं मानते तो तुम्हारी दिक्कत। उन्होंने तो खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। संजय ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप मेरी गुस्ताखी माफ करें। चाहे आप मेरी जीभ कटवा दें या फिर मेरी आंख फुड़वा दें, पर मैं ये नहीं मान सकता। धृतराष्ट्र ने तमकते हुए कहा, मत मानो, पर मेरी असली चिंता आर्यावर्त की है। उसके हाल तो सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, दशहरे के चलते रामलीलाओं की धूम है। समूचे आर्यावर्त के गांव कस्बे में मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलीलाओं ने इस बार रचनात्मकता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। खासकर शूर्पणखा ने तो अति कर दी है। विद्वानों का कहना है कि रामलीला के ऊपर कलयुग का असर पड़ गया है। संस्कृति और परंपरा का नाश हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि नई पीढ़ी रामलीला को किस दिशा में ले जा रही है। धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ रामलीला में? संजय ने कहा, महाराज, बहुत लंबी कहानी है। इस बार शूर्पणखा के साथ जितने प्रयोग रामलीलाओं में किए गए हैं, उस पर इस देश की तमाम फेमिनिस्टों को मोर्चा खोल देना चाहिए। मतलब बेइज्जती की हद है। लक्ष्मण को रिझाने के लिए शूर्पणखा ने जितने जतन किए, उतने जतन से मनुष्य को भगवान मिल जाते हैं। मसलन देखिए, ये वाली शूर्पणखा पौवा चढ़ा के पहुंची थी और इसका दावा था कि पहले इसका नाम चिकनी चमेली हुआ करता था।
इस शूर्पणखा का कहना है कि इसके सैया सुपरस्टार हैं, फिर भी इसका दिल लक्ष्मण पर आया हुआ है। हमारी अगली शूर्पणखा लगता है पढ़ी लिखी प्रेमिका हैं, लेकिन इश्क के इम्तिहान देना चाहती हैं। चौथी वाली शूर्पणखा का कहना है कि लक्ष्मण पहले उनके ख्वाबों में आए, वहां उन्होंने उसे छेड़ा, तब जाकर उसने लक्ष्मण पर डोरे डालना शुरू किया। सारी गलती लक्ष्मण की है। अगली शूर्पणखा बहुत पहुंची हुई आत्मा है। इसने आज से 36 साल पहले सीधे सुभाष घई से विनती कर अपने लिए वो ट्रेडमार्क गाना बनवाया था, जिसे गाकर वो लक्ष्मण का दुखड़ा सुना सकती थी। रामलीला की अगली शूर्पणखा ने सीधे लक्ष्मण पर हमला बोल दिया है। उसका आरोप है कि लक्ष्मण ने पहले उसके दिल पर छुरियां चलाई और अब वो लक्ष्मण से बदला लेगी। और आखिर वाली शूर्पणखा को भी सुन लीजिए। इसने लक्ष्मण के साथ गुपचुप गुपचुप प्रेम किया था। संजय अभी कई और शूर्पणखाओं की कहानियां सुनाने को बेताब थे, लेकिन धृतराष्ट्र को लगा कि सांस्कृतिक पतन की इतनी सारी कहानियां एक साथ सुनना सेहत के लिए मुनासिब नहीं होगा। सो उन्होंने संजय को थाम लिया। यार, इतना शीघ्र पतन आर्यावर्त का होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। संजय से कुछ बोलते न बना। तब बात को घुमाने की गरज से धृतराष्ट्र ने कहा, छोड़ो रामलीला, कुछ डंकापति की सुनाओ, वो आजकल कहाँ हैं? संजय ने कहा, एज यूजुअल, डंकापति उद्घाटन और इवेंटों में मशगूल हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। संजय जारी रहे। साल 2047 के पहले आर्यावर्त को फंडामेंटली विकसित राष्ट्र बनाना है। इस चक्कर में डंकापति की व्यस्तता बढ़ गई है। विकसित राष्ट्र की पहली शर्त यह है कि हर हवाई चप्पल वाला कम से कम एक बार हवाई जहाज में यात्रा जरूर कर ले। डंकापति यही सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। धृतराष्ट्र खुशी से गदगदाकर वाह वाह करने वाले ही थे कि संजय ने उन्हें थाम लिया। अगली बात सुनकर धृतराष्ट्र का मन बैठ गया। संजय ने कहा, यह पूरा सच नहीं है महाराज। आर्यावर्त में हवाई यात्रा करना सबसे महंगे शौक में शामिल है। डंकापति भले ही हर हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की तमन्ना रखते हों, पर सच ये है कि एक हवाई टिकट के चक्कर में हवाई चप्पल वालों के घर द्वार बिक सकते हैं। हवाई यात्रा के टिकट आर्यावर्त में इतने महंगे हैं। धृतराष्ट्र ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों? तब संजय ने बताया, इसकी दो वजहें हैं। अव्वल तो डंकापति के शासन में आने के बाद धीरे धीरे हवाई सेक्टर में कंपटीशन खत्म हो गया है। गिनी चुनी 2-3 कंपनियां बची हैं जो मनमाना वसूली करती हैं। दूसरी तरफ हवाई अड्डों के इस्तेमाल का खर्च पिछले साल बहुत बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ज़्यादातर हवाई अड्डों के रखरखाव का काम डंकापति के खास शागिर्द अडानी जी के पास है। वो जितना चाहे विमान कंपनियों से वसूलें और विमान कंपनियां बदले में यात्रियों से वसूल रही हैं। दिवाली पर फ्लाइट से घर जाने के लिए जेब कर लें ढीली, 5 गुना महंगा होगा हवाई टिकट। एक साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा। 16 एयरपोर्ट ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस। जयपुर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा 805 रुपए वसूल रहा।
55 लाख यात्रियों का सफ़र होगा महंगा। अडानी ग्रुप के लखनऊ एयरपोर्ट लिमिटेड ने 3 चरण में यूज़र डेवलपमेंट फीस बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया। धृतराष्ट्र को काटो तो खून नहीं, उन्होंने कहा। डंकापति ने इस पर कुछ नहीं बोला। संजय ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, उन्होंने बहुत गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बात से नाराज है, गुस्से में है। धृतराष्ट्र ने पूछा, किस बात से? संजय ने जवाब दिया, आर्यावर्त के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर एक सरफरे ने कोई सामान फेंक दिया। इसी बात से डंकापति चिंतित हो गए, इतना चिंतित हो गए कि मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने में उन्हें कई घंटे लग गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है, यह निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा दिखाए गए धैर्य की मैं सराहना करता हूँ। यह न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संजय के पाचन तंत्र नुमा सीधे साधे जवाब पर धृतराष्ट्र को शक हुआ, सो उन्होंने कहा, निंदा करके डंकापति ने ठीक ही किया, तुमको क्या लगता है? धृतराष्ट्र के बारंबार इसरार पर संजय ने कहा, महाराज, डंकापति जो बोलते हैं उनकी पार्टी का कारनामा उसके एकदम उलट होता है। करनी कुछ और, जुबानी जमा खर्च कुछ और। डंकापति कहते हैं हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हीं की पार्टी के नेता और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। बग्गा की कुल राजनीतिक कमाई बस इतनी सी है। संजय जारी रहे। मुख्य न्यायाधीश पर हमले की पैरोकारी कर रहे इस शख्स को पुलिस ने थाने बुलाया तो डंकापति की पार्टी का नेता थाने में पहुंच गया। फिर इस शख्स ने एक्स पर लिखा, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा, यानी सैया कोतवाल, डरने की क्या है बात। सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। एक तरफ डंकापति की पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित करती है, दूसरी तरफ डंकापति कहते हैं हिंसा के खिलाफ हैं। इस दुअर्थी रवैये पर भला किसी को कैसे यकीन होगा। धृतराष्ट्र को कुछ कहते न बना, उन्होंने बस चुपचाप एक इशारा किया। यह सभा बर्खास्तगी का इशारा था। वो उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। जिस देश में एक दलित CJI पर बिना झिझक हमला हो सकता है, फेंकने वाले को कोई अफसोस भी नहीं होता है, वहां ये देखकर किसको हैरानी होगी कि दरबारी मीडिया इसे लेकर किस हद तक नीचे गिर गया। इस चिंटू पत्रकार की जाहिलियत वाली पाठशाला में दिया गया ज्ञान देखिए। एक बात बताइए बॉस, यही दलित व्यक्ति इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। कौन से दलितों के सम्मान में कमी हो रही है बॉस? अगर दलितों को रोका जा रहा होता, दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा होता, तो वो चीफ जस्टिस बन रहे होते। इन दरबारियों का जो इको चैम्बर है उसके बाहर एक बजबजाता हुआ भारत मौजूद है। वहां जातिवाद का मवाद कैसे बहता है उसे समझने के लिए यह एकदम ताजा उदाहरण है। बोलो ठीक हो जाओ जब भाई सब लोग भाई तुमने गलती करी तो कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई, महाराज जी हमसे गलती हुई, आज तुम्हारी से गलती कभी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में दामोह में रहने वाले कुशवाहा समाज के लड़के को ब्राह्मण समाज के लड़के का पैर धुलकर उसका पानी पीना पड़ा। साथ में 5100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपराध यह था कि कुशवाहा समाज के लड़के ने ब्राह्मण समाज के लड़के का मजाकिया पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दिया था। ये पूरी कहानी नहीं है। जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण लड़का अनुज पांडे गांव में अवैध शराब बेचता था। पिछले दिनों वह पकड़ा गया। इसी बात को पुरुषोत्तम कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर AI की मदद से डाल दिया। इस बात से पूरा ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। ब्राह्मण समाज को इस बात से कोई नाराजगी नहीं हुई कि उनका लड़का अवैध शराब का अपराध करते हुए पकड़ा गया है। इस अपराध पर टिप्पणी करने वाले से ब्राह्मण समाज आहत हो गया। यह घटना बताने का मकसद यह था कि जातिवाद के गोबर में सने दलिद्र एंकराओं की आंख कभी नहीं खुलेगी। आपको अपनी आंख स्वयं खोलनी पड़ेगी। अप दीपो भव। घटिया। इन दरबारी एंकराओं को लगता है कि एक दलित उनकी कृपा से CJI बना है।
यह मुकाम इस देश की जाति व्यवस्था ने नहीं बल्कि इस देश के प्रगतिशील संविधान और सामाजिक न्याय की बदौलत मिला है। अगर ब्राह्मणों का शासन तंत्र रहा होता तो आज भी एक चाय वाला चाय ही बेचता, प्रधानमंत्री नहीं बनता। ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, दलित सीजेआई बन गया। इसका ये अर्थ नहीं है कि यह देश जातिवाद से मुक्त हो गया। ये कहना कि दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहा वैसा ही है जैसे कि ये मानना कि हमारे देश का मीडिया बेहद निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता कर रहा है। इन दरबारी हुड़कचुल्लुओं की आंख में भरे हुए कीचड़ को साफ करने के लिए एनसीआरबी का यह आंकड़ा मुंह पर मारा जा सकता है, जो हाल ही में जारी हुआ है। साल 2023 में देश भर में दलितों के खिलाफ 57,789 अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि दलितों के खिलाफ अपराध की घटनाएं 2022 के मुकाबले साल 2023 में और बढ़ गई। आज भी दलित युवकों के घोड़े पर चढ़ने से सवर्णों को दिक्कत हो जाती है। सवर्णों के आगे पलथी मारकर बैठना उनकी मौत का कारण बन सकता है। चप्पल पहनकर ऊंची जाति के दरवाजे से गुजरना एक दलित कपल के लिए ऐसा पाप हो जाता है जिसके लिए उन्हें सरेआम पीटा और बेइज्जत किया जाता है। मंदिरों में जाना आज भी उनकी बेरहमी से पिटाई का कारण बन जाता है। फिर भी तमाम टीवी चैनलों पर देश को जाति के विष से मुक्त होने की मुनादी देखने को मिलती है। सच तो ये है कि इस देश के लोग आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी कमजोर याददाश्त से परेशान हैं। ये भूल जाते हैं कि भारत में सदियों से दलितों के साथ हो रहा भेदभाव उनकी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं बल्कि उनकी जाति के कारण है। जाति ने जो घाव छोड़े हैं उन्हें किसी बैंक अकाउंट से नहीं भरा जा सकता। पिछले हफ्ते की एक घटना आपके सामने रखना जरूरी है। यह एक क्लास 1 दलित अधिकारी की कहानी है, एक आईपीएस अधिकारी की कहानी। इनका नाम है वाई पूरन कुमार। मूलतः तेलंगाना के रहने वाले पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के 6 दिन बाद 13 अक्टूबर को जब हम यह टिप्पणी रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक पूरन कुमार का न तो पोस्टमार्टम हुआ है न ही उनका अंतिम संस्कार हो सका है। यह एक क्लास 1 दलित अधिकारी की स्थिति है इस देश में। अपने आत्महत्या नोट में पूरन कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ऊपर कथित तौर पर जातिगत उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरन कुमार सिंह ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने घर पर खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट और 1 पेज की वसीयत भी पीछे छोड़ी। वहीं सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पूरन कुमार एक दलित होने के कारण अपने उत्पीड़न की बात लंबे वक्त से करते आ रहे थे। अब शत्रुजीत कपूर की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनका परिवार अड़ा हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फिर हल्की फुल्की धाराएं दर्ज कर ली गई थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद SC/ST एक्ट की धाराएं कपूर के खिलाफ दर्ज हुई हैं। गौरतलब है कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी तुरंत होती है और ये गैर जमानती भी होता है। 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन न तो अंतिम संस्कार हुआ है, न ही पोस्टमार्टम और न ही आरोपित शत्रुजीत कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई। हरियाणा के सियासी हलकों में एक खुसर फुसर बहुत तेजी से फैल रही है कि शत्रुजीत कपूर के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हाथ है और उनकी वरदहस्त के कारण वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में अक्षम पा रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी है, दूसरा इस देश का चीफ जस्टिस है। ये घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भारत में आप गरीबी से भले ही निजात पा जाएंगे मगर जातिगत भेदभाव आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी नहीं। सीजेआई के ऊपर हमले के आरोपी राकेश किशोर ने मीडिया में आकर इस तरह से इंटरव्यू दिया जैसे कोई बड़ी बहादुरी या सम्मान का काम करके लौटा हो। उसके इस कृत्य से ज्यादा आश्चर्य वाली बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तर्क है जिसने उसे सीजेआई पर हमले के लिए उत्तेजित किया। राकेश किशोर के मुताबिक वह सीजेआई गवई की भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी से काफी आहत था। उसका यह भी कहना है कि रोज रात को भगवान विष्णु उससे पूछते थे कि इतने अपमान के बाद वो आराम से सो कैसे सकता है। मुझे अपनी आवाज सुनाने का ये आदेश परमात्मा उसी विष्णु से प्राप्त हुआ और 16 तारीख से और इस 6 तारीख तक आप यकीन मानिए मैं सो नहीं पाता था क्योंकि मुझे कोई शक्ति रात को आके कहती थी कि तुम चैन की नींद सो रहे। मैं बड़ा आभारी हूं उस शक्ति का कि जिसने 100 करोड़ सनातनियों में से एक मुझे चुना।
इस घटना ने नोएडा फिल्म सिटी की बैरकों में सनसनी मचा दी। इन चैनलों के प्राइम टाइम शो में खोखली इंसानियत का चोला ओढ़े ब्राह्मणवादी एंकरों का असली चेहरा और हिंदुत्व वाला एजेंडा साफ दिख गया। हम शुरुआत करते हैं देश के कथित नंबर 1 चैनल आज तक की एंकरा अंजना ओम कश्यप से। अंजना सीजेआई पर हमले को लेकर किए गए 22 मिनट के प्राइम टाइम शो में सीजेआई पर हमले, भारत की उच्च संवैधानिक पीठ के अपमान या लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोर होती स्थिति पर बात करने की बजाय विष्णु पुराण बाँचने लगी। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का फैसला किया और इसी दौरान महर्षि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके सीने पर एक तेज लात मारते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश की तरह वो भी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते। महर्षि भृगु के हमले के बाद वो भी भगवान विष्णु खड़े होते हैं और महर्षि भृगु के चरण दबाते हुए कहते हैं कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी, और यहीं से वो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ भगवान घोषित करते हैं। इस शो में सीजेआई के संस्था पर हुए हमले की जितना बात हुई उससे कहीं ज्यादा अंजना ने ये बताने पर खर्च किया कि कितने प्रतिशत भारतीय विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, बिल्कुल 10 कदम वाले स्टाइल में। अमेरिका के मशहूर जो थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने जून 2021 में एक सर्वे किया था जिसमें 10% लोगों ने कहा था कि वो भगवान विष्णु को अपना पहला आराध्य मानते हैं। उसके बाद आता है 17% जो इस देश में भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, 20% जो माता काली को अपना आराध्य मानते हैं, 21% है जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, जहां पर 28% लोग माता लक्ष्मी को 28%, 32% लोग गणेश जी को अपना आराध्य मानते हैं, 35% लोग हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं और सबसे ज्यादा 44% लोग हर हर शंभू शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। और इस गणितबाजी के साथ डॉग विसल तो थी ही बटेंगे तो कटेंगे वाली। 2024 में नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, 2025 में आज कहा वाल्मीकि जी का अपमान श्री राम का अपमान वाल्मीकि जी का, यानी अपमान को जोड़ा। यानी उनकी यही कोशिश है कि हिंदुओं को जाति के आधार पर जो खंडित हो जाते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, इसको बंद करना होगा कि ये जो 80% हिंदू आबादी है ये अलग अलग जातियों और वर्गों में बटी हुई है और इसी वजह से हिंदुओं का वोट अलग अलग पार्टियों में जातियों के हिसाब से बढ़ जाता है। सबसे तेज चैनल की एंकरा को जब बिना किसी किंतु परंतु के मुख्य न्यायाधीश पर हमले के आरोपी से सवाल करना चाहिए था, तब वह भगवान विष्णु का इतिहास बताने में मगन थी। न्यूज 18 इंडिया के जहरीले एंकर अमन चोपड़ा ने सीजेआई पर हुए हमले को बंगाल में भाजपा के नेता पर हुए हमले से तौलना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कल सीजेआई के खिलाफ उछाले गए जूते के बाद से पूरा विपक्ष उनकी जाति बताने में जुटा है। लेकिन कल ही पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला हुआ था। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब तक आपको पता लगा कि वो भी एक आदिवासी हैं? अच्छा, ये 2 तस्वीरें खबर का निचोड़ आप समझ सकते हैं। सीजेआई की जाति बताने वालों को बीजेपी की सांसद की जाति अब तक पता चली क्या? अमन ने आरोपी वकील के जरिए हालात का हवाला देते हुए यह भी साबित करने की कोशिश की कि अगर उसने ऐसा कदम उठाया है तो सीजेआई की कुछ तो गलती रही ही होगी। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसा अहिंसा का पुजारी, अहिंसा में भरोसा रखने वाला शख्स इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो ये भी तो सोचिए कि हालात क्या ऐसे बन गए कि मैंने ये कदम उठाया। टाइम्स नाउ नव भारत के सुशांत सिन्हा ने हमेशा की तरह अपने शो में सीजेआई पर हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव घोषित कर दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी, भाई सबने सीजेआई पर हमले की कोशिश को मोदी सरकार से जोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे दलितों के नाम पर सरकार को घेरने में कोई पीछे न रह जाए। जो सिन्हा हर घटना के बाद विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए घेरता रहता है, वह मोदी के घंटों बाद प्रतिक्रिया देने के लिए उनका बचाव करता नजर आया। बेचारा सुशांत। भाई विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ने घटना पर इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी? वाह भाई, अब घड़ी लेके बैठे रहिएगा, स्टॉप वॉच चल रहा है कि कौन कितनी देर में प्रतिक्रिया दिया, स्टॉप वॉच चल रहा है। इसी चैनल की एक और एंकर नाविका कुमार भी सुशांत की तरह ही राग अलापते हुए घटना को मोदी विरोधी बताने का रोना रोती रही। हद तो ये है कि इसे भी नरेंद्र मोदी के शासन से जोड़ा जा रहा है। 2014 के बाद देश में तानाशाही होने की बात की जाने लगी। जूता कांड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। मोदी विरोधी पूरी घटना को दलित एंगल से जोड़कर नया सियासी रंग दे रहे हैं। इन्होंने भी सीजेआई पर हमले और भाजपा नेता पर हमले की तुलना में सारी ऊर्जा झोंक दी। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने को दलित से जोड़कर सियासत करने वाले मोदी विरोधियों ने आदिवासी सांसद के सिर फोड़ने पर चुप्पी साध ली है।
क्या यहाँ पत्थर मारने को मौन स्वीकृति समझा जाए? जब यह सब कुछ पिछले हफ्ते हो रहा था तब थोड़ी सी जानकारी रह गई जो हम आपको दिए देते हैं। पिछले हफ्ते टीवी चैनलों के प्राइम टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना, सीजेआई पर हमले की वटाबाउटरी, मोदी द्वारा मुंबई में हवाई अड्डे का उद्घाटन आदि कपर फड़ौवल के विषय रहे। ये चैनल सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए बेसिर पैर के नैरेटिव पर हर रोज प्राइम टाइम में झूठा नचौवल प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। राहुल गांधी कब कब विदेश गए इसको लेकर माथापच्ची करते रहते हैं, लेकिन इन चैनलों पर पिछले हफ्ते जहरीले कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई 25 बच्चों की मौत उतनी बड़ी खबर नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा सरकारी महकमा आंख बंद करके पड़ा रहा, बच्चों की मौत हो गई, लेकिन चैनलों ने सरकार से कड़ी सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। कानून के मुताबिक श्रीसन फार्मा को हर एक सामग्री की जांच करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बड़ी चूक यह थी कि दवाओं के बाजार में आने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनकी जांच नहीं की, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। तमिलनाडु सरकार के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी जांच में 1 या 2 नहीं बल्कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स में 364 गंभीर और बड़े नियमों का उल्लंघन पाया। इन चैनलों से आप अपने हित के सवाल पूछने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसका उपाय सिर्फ एक ही है, मीडिया सरकार और कॉरपोरेशन के विज्ञापन से आज़ाद हो, तभी वह 25 बच्चों की मौत के जवाब सरकार से मांग सकेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री आपके समर्थन से विज्ञापन से आज़ाद एक मीडिया बनाने का प्रयास है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके समर्थन से काम करते हैं। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें, इस हफ्ते की रिपोर्ट दमूक नायक से है। यह बिहार के मोतिहारी जिले की एक मुसहर बस्ती की कहानी है। यह समाज आज भी भूख, गरीबी और जातिगत भेदभाव के चंगुल में फंसा हुआ है। मोतिहारी के रुल्ही गांव की मुसहर बस्ती में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। कच्ची झोपड़ियां, नंगे पांव दौड़ते बच्चे और भूख से लड़ती औरतें। यह तस्वीर हमें बताती है कि यहाँ जिंदगी अब भी रोज पेट भरने की लड़ाई में उलझी हुई है। बंगाली लोग को लाया इंदिरा गांधी बसाने के लिए 4 एकड़ जमीन खेती करने के लिए और 1 एकड़ घरारी के लिए 1-1 जोड़ा बैल दिया था इन लोग। अब माझी लोग कितना था, किसी के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं, घरारी का भी जमीन नहीं है। यहीं पर अगर फैक्ट्री होता तो हम लोग थोड़ी जाते वहाँ बेंगलोर, केरला, तमिलनाडु कमाने के लिए। यही बिहार में भी काम करते। वोट जब आता है तब तो लोग आता है हम ये करेंगे वो करेंगे, मोबाइल नंबर दीजिए तो आधार दीजिए तो खाता नंबर दीजिए। अब वोट होने के बाद सब नहीं पाता। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।